मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे हम हैं हमारे पास हमजा ये OSI मॉडल जो वर्ल्ड दुनिया के अंदर जो डिवाइस होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है कि आप उसमें नया और उन डिवाइसेस का जब ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किया जाता है, ये उन वेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़रूरी होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के जो जब कॉन्फ़िगरेशन और कमांडिंग और प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, वहाँ पर इस OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो किसने बनाया था, ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, पूरी दुनिया की डिवाइसेस को वापस किया जाए, तभी वो डिवाइसेस बेसिकली मल्टीपल वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल। पहले था वेंडर डिपेंडेंट, जैसे हम लोग यहाँ पर भी अभी भी ये सारा कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जो अभी भी वेंडर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास EIGRP एक राउटिंग का प्रोटोकॉल हम लोग स्टडी करेंगे, और आप लोग देखेंगे कि EIGRP जो है ओपन इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, वो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इस तरह से और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यानी आज के इस दौर में भी, क्योंकि उनमें बेसिकली सारे वेंडर्स के फीचर्स ऐड नहीं है, उसके बरक्स कुछ ऐसे भी हम लोग प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, जैसे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है जब हम राउटिंग कर रहे होंगे, जो तमाम तर पूरी वर्ल्ड वाइड जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 98% मार्केट के अंदर जो है ना ये यूज हो रहा है, हुआवे, जूनिपर, पालो आल्टो, ठीक है, इसके अलावा फोर्टिनेट, ठीक है, बाकी भी तमाम तर सिस्को में तो है ही है। तो इन तमाम तर में इसको आप यूज प्रोटोकॉल है जो अभी स्टिल यूज हो रहा है, इसके बगैर जो आप कम्युनिकेशन नहीं सकते, उस तरह से भी जो है ना उसने आया गया जो इतना ज़्यादा सूटेबल है और इतना अच्छे अंदाज में पास को जो है वो मैनिपुलेट कर सके। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो OSI मॉडल का बेसिकली बताना मकसद था। फिर उसके लिए फिर ISO ने इसकी 7 लेयर्स में इसको डिवाइड OSI मॉडल को, जिसमें लेयर 7 की अगर बात करें तो वो आपके पास आती है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, और फिर फिजिकल लेयर। ये बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं जिनसे आपकी इंफॉर्मेशन पास होकर जाती है हर केस में, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन, नेटवर्क आप अपने डिवाइस से बाहर किसी और डिवाइस के साथ जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो तब ये तमाम तर चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसमें बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली उस चीज़ की बात हो रही होती है, उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात हो रही होती है जिसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे एक टैब में हम लोगों ने यूट्यूब को एक्सेस किया हुआ है, तो यूट्यूब बेसिकली वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहा है, उसके बैक एंड पे उसका कोई प्रोटोकॉल नंबर होता है, ठीक है, उस जिसके ऊपर ये काम कर रही होती है। जैसे डिवाइसेस के ऊपर डिवाइसेस की आईडी होती है कि उनकी आईपी एड्रेस, ठीक है, जिनके जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं, और उसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है प्राइवेट और पब्लिक में। जब उस डिवाइस का स्कोप लोकल एरिया नेटवर्क में होगा तो प्राइवेट आईपी यूटिलाइज होगी, और जैसे ही वो गेटवे से वो पैकेट उस डिवाइस की जो उसकी पैकेट सेंड करेगी और वो गेटवे से बाहर निकलेगा तो पब्लिक आईपी साथ अटैच हो जाएगा हेडर। और वो कैसे अटैच किया जाता है, कौन सा प्रोसीजर होता है, इसको हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया है, और इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे अपने CCNA के कोर्स में, जिसको नेट कहा जाता है, पैड कहा जाता है, ठीक है। और लेकिन ये तो डिवाइस की बात है ना, उस डिवाइस में जो एप्लीकेशन चल रही होगी उस एप्लीकेशन भी तो कोई यूनिक आईडी होनी चाहिए, तो उसके लिए वो फिर उसके बैक एंड पे प्रोटोकॉल नंबर चल रहा होता है। तो जैसे डिवाइस से कोई डाटा एग्जिट होता है तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, इसी तरह से उस वो एप्लीकेशन के साथ जब हेडर अटैच होता है, जब लेयर 4 से डाटा पास कर रहा होता है, या लेयर 6 जब एप्लीकेशन वो डाटा वो इंफॉर्मेशन वो पैकेट ओरिजिनेट होता है, तो वहां पर साथ सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अटैच हो जाता है,
ठीक है, ये बेसिकली तरीकाकार होता है। वो जब डाटा क्रिएट हो जाता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, उसके बाद जब आपके पास लेयर 6 में प्रेजेंटेशन लेयर इन्वॉल्व होती है, आप वहां पर आपने वो जो डाटा, वो पैकेट है, उसको प्रेजेंटेबल बनाना है इन द सेंस ऑफ नॉट ह्यूमन बीइंग। जब आप डाटा को भेज रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के सेंस में नहीं आपने उसको जो है ना प्रेजेंटेबल बनाना, बल्कि इन द सेंस ऑफ मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे, यानी बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी इसके एग्जांपल्स हैं। आपने उस डाटा को प्रेजेंटेबल बनाना होता है, ठीक है। तो ये यानी वहां पर डाटा की लेयर 5 6 के ऊपर कन्वेरियन डीकन्वेरियन हो रही होती है। बाकी डिटेल्स ही थी जस्ट फॉर रिवीजन और फॉर टू अटैच दोस गाइस हु आर न्यू हियर। फिर उसके बाद सेशन लेयर में बेसिकली आपकी जब डाटा प्रेजेंटेबल हो गया, उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ताकि कनेक्शन जब ओरिएंटेशन होगी, कनेक्शन स्टार्ट होगा, तो फिर डाटा कम्युनिकेट होगा। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है आपकी कम्युनिकेशन टीसीपी की होती है। आगे लेयर 4 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि आपका डाटा की प्राइवेसी इंटेग्रिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पास, और उसके साथ साथ आपके जो डाटा होता है उसको हमें इस चीज़ का भी जहन में रखने के डेटा के कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बिट लॉस ना हो, ठीक है। बिट फेलियर से भी हमने अवॉइड करना होता है। उसके लिए फिर हमने सेशन को इस्टेब्लिश करना होता है, पहले सेशन क्रिएट होता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 है, जहां पर बेसिकली सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एक तो अटैच किया जाता है। और ये वो बेसिकली लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि सोर्स जो नोड है, नोड से मुराद वो डेस्कटॉप, वो पीसी, वो डिवाइस, वो मोबाइल फोन, ठीक है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हुई है जिस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही है, उस एप्लीकेशन से डाटा को लेके जाना और रिसीवर साइड की उस एप्लीकेशन तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर 2 मेजर प्रोटोकॉल्स रन करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे तो है ही है ना, वो एप्लीकेशन हैं, लेकिन उनको फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी के हवाले से हमने क्या डिस्कस किया था, आप जरा बताएं मुझे। कंट्रोल प्रोटोकॉल, जी, जी, गुड। मजीद कोई इसमें ऐड करना चाहे? जी, आज आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें। टीसीपी ऑनलाइन क्लास है, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन क्लास, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो है मैंने आपके साथ नोट्स भी तो शेयर किए हुए हैं, आप देखिए ना। सबसे पहले ये चीज लिखी टीसीपी आईपी, ये भी एक उसी के अंडर आता है, इसको भी हम अच्छा, गुड प्रोसेस, इसको इलेबोरेट। हाँ, और मजीद हैंडशेकिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सिंक से मुराद, हाँ, हाँ, रिप्लाई वापस उसका एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इसमें जो टीसीपी का काम फंक्शन इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज होने से बचाना, ठीक है। टीसीपी लेयर ये सिक्योर ट्रांसमिशन को प्रमोट करती है। इसमें आपके पास दरमियान में कोई किसी भी तरह की फैब्रिकेशन नहीं हो सकती आपके डाटे के साथ, उसकी ऑथेंटिकेशन मेंटेन रहती है। और कैसे, किन चीज़ों के जरिए मेंटेन रहती है? इसमें आपके पास एक तो टीटीएल वैल्यू, आप लोगों ने इससे पहले, आज मैं थोड़ा सा इसमें मजीद एक चीज़ को ऐड कर लेता हूँ। इससे पहले टीटीएल से मुराद आप लोगों ने यही सुनी है कि रास्ते में आने वाले नंबर ऑफ राउटर्स, लूप अवॉइडेंस, दैट्स इट। यही सुना है ना सबने कि टीटीएल की वैल्यू, टाइम टू लीव। टीटीएल का सबने तो सुन लिया ना, आप न्यू स्टूडेंट्स ने भी टीटीएल के बारे में सुना हुआ है कि हमारी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आने वाले नंबर ऑफ होप्स जो होते हैं, राउटर्स जो होते हैं, उनकी तादाद को टीटीएल कहते हैं। और ये इसलिए भी काउंट किया जाता है कि हम नेटवर्क के अंदर लूप से अवॉइड किया जाए, लूप से बचा जाए। कैसे? अगर टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब नेटवर्क में कहीं पर लूप जनरेट हो रही है, तो उस चीज से बचना जो है ना, वो टीटीएल है। अभी नेटवर्क लेयर में हम इसको दोबारा भी रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो ये जो टीसीपी में भी आपके पास जो है ना, टीटीएल की वैल्यू इस तरह से काम करती है कि आपके पास एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम है। फैब्रिकेशन से बचना, किस तरह से फैब्रिकेशन? फैब्रिकेशन का मतलब तो समझते हैं ना कुछ, अगर इनके सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा गया,
मैं बताता हूँ इसको जरा प्रैक्टिकली, मैं एक लिख के मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक नोड है, ये एक सोर्स है, ठीक है, ये दूसरी डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ से सोर्स से कोई डेटा यहाँ से जा रहा है, अगर दरमियान में कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, अटैकर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद इसमें कोई फैब्रिकेशन क्रिएट करता है, डायरेक्ट ओरिजिनल कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, ऐसे डेटा जाना चाहिए था, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ से इन्वॉल्व होकर ये अपने पास से कोई मजीद डेटा ऐड करके जब इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर करेगा तो ये फैब्रिकेशन कहलाती है। तो जब ऑब्वियसली इसके दरमियान में जो इनका दरमियान में स्टैंडर्ड से मुराद, टाइम टू लीव से मुराद ये भी होता है कि पैकेट के साथ जब सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जैसे आज एग्जांपल के मैं आपके साथ मैंने शेयर की थी कि एक जॉब भी आई हुई है ग्रुप में, मैंने अनाउंस किया था, वहां पर भी यही चीज मेंशन थी कि आपने लैन की सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है। उसके लिए फिर जिस लैन नहीं, वहां से जो पैकेट्स ओरिजिनेट करेंगे उसके साथ आपने स्पेसिफिक हेडर्स को भी अटैच करना होता है नेटवर्क के अंदर। और वो हेडर्स को अटैच करने से मुराद ये है कि एग्जैक्ट एक साथ टीटीएल की वैल्यू लगाकर सेट कर दी जाती है। जैसे डेस्टिनेशन साइड पे वो वाली वैल्यू उससे इनहेंस कर जाती है तो वो पैकेट को रिसीव नहीं करता, और उसके पैकेट के अंदर हेडर में वैल्यू अटैच होती है, वो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो मेंशन होती है, और ये उसको ऑब्वियसली जब वो फैब्रिकेशन कर रहा होगा तो ये उससे क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्सीड कर जाएगी। तो यहाँ पर टीटीएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है जिसमें फैब्रिकेशन की गई होती है, उसके लिए फिर दोबारा से पैकेट भेजा जाता है, अनलेस के जब तक वो टीटीएल के अंदर रहते हुए करेगा। और ये टीटीएल हमने इतना आइडियल सिनेरियो बनाया होता है कि इसमें इन केस किसी भी प्रॉब्लम से, नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से अगर कोई डिले आता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है, उतना टाइम हमने उतनी स्पेस रखी होती है। लेकिन दरमियान में अगर कोई आपके इंट्रूडर आकर अटैच होकर उसमें फैब्रिकेशन कर कर भेजना चाहे तो वो उसकी लिमिट से एक्सीड कर जाता है और वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली टीटीएल की वैल्यू जो इंफॉर्मेशन की जो है ना सिक्योरिटी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए इस तरह से यूज की जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, समझ आइए ना बात। टीटीएल का ये भी एक काम होता है कि एक टाइम, एक ये एग्जांपल थी इस इंफॉर्मेशन के लिए, और दूसरी थी मजीद के जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, कोई भी जो डाटा होता है, अगर इन केस उसमें कोई अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, मैंने आपको पैकेट्स के बारे में डिटेल में बताया था कि पैकेट्स होते क्या हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके बाद उनको डिफरेंट जो है एड्रेसेस के थ्रू डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है, और उनमें से हर एक के ऊपर बेसिकली एक अटैच कर दिया जाता है नंबर, जिसको और उसकी टोटल एक चेक सम वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाती है। और वो चेक सम वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जो एक पैकेट की कैलकुलेट होती है वो कभी भी दूसरे पैकेट की होती है, हमेशा वो यूनिक आईडी होती है, ठीक है। इन केस वन टाइम एक इंफॉर्मेशन को आपस में जो है ना किसी ऑर्डर में डिवाइड करके उसको एक चेकसम वैल्यू कैलकुलेट की गई, उसको अगर उस एक बिट भी आगे पीछे करेंगे तो वो चेकसम वैल्यू दोबारा वो सेम वैल्यू कभी भी नहीं आप ला सकते, जो कि ऑटोमेटिक काम हो रहा होता है, इस पे बैक एंड पे कंट्रोलर्स यूज हुए होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। तो वो जैसे ही अगर इनकेस इंफॉर्मेशन की जो है ना इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हुई, इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होने से मुराद दिया कि जैसा डेटा आपने भेजना चाहा वैसा डेटा ऑब्वियसली नहीं जाएगा, एक बिट भी चेंज होगी तो वैसा डेटा तो नहीं जाएगा। जब वैसा डेटा नहीं जाएगा तो इस चीज का क्या मतलब होगा, इस चीज का मतलब होगा चेक सम की वैल्यू भी आगे चेंज होगी, जो सेंडर ने भेजी होगी, जो रिसीवर साइड पे होगी, चेक सम की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी फिर पैकेट ड्रॉप, फिर उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन। तो ये टीसीपी के बैक एंड पे ये काम हो रहे होते हैं। ये एक दो एग्जांपल्स दिए, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स और ओएसपीएफ नेबरशिप्स वगैरह और एलएसएस को अपडेट कर रहे होंगे ना, वहां पर ये चेकसम और ये तमाम तर वैल्यूज या डाटा पैकेट्स कैसे जाते हैं, बाकायदा इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग करेंगे, और ये आपके इसी सीसीएन में इसको किया जाता है, ठीक है, आपके सीनियर्स ने भी किया भी हुआ है इस चीज को। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में ये टीसीपी का काम था। टीसीपी इस तरह से, इस वजह से ये वजूहत होते हैं, ऐसे बस सिंपल नहीं कह देना कि टीसीपी सिक्योर है, सिक्योर कम्युनिकेशन, उसके आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, ये जो जो बातें मैंने बताई हैं अपनी वर्डिंग में जस्ट पॉइंट आउट कर दें, घर जाके ये तमाम तर डिटेल्स आप लिखिएगा, अगर एक अच्छी इंटरव्यू में ये तमाम तर चीजें पूछी जाती हैं। जी जी पूछिए। विन साइज, विंडो साइज, ये वेरी करता रहता है आपके पास कि कौन से बैकएंड पे प्रोटोकॉल के ऊपर आप चल रहे हैं, ये हर जगह पे चेंज होगा।
और डिपेंड करता है कि कौन से आप जो है ना नोड्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली होगा ये। ठीक है, अच्छा ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने बताया, डिस्कस किया कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन हो रही है। उसके बाद नेटवर्क लेयर में नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी सोर्स के एग्जिट पॉइंट से रिसीवर के एंट्रेंस पॉइंट तक की जो कम्युनिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है। ठीक है, उसमें फिर आपके पास बेसिकली मेरी चीजें होती हैं, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो लेयर जो है ना नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करते हैं, जहां पर आईपी पैकेट्स को एक सूटेबल पाथ के जरिए हम लोगों ने रूट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये एक टोपोलॉजी है, यहाँ पर आपकी लेयर जो है ना 3 इन्वॉल्व होती है कि जब आपने ये सोर्स है, इस टोपोलॉजी के ऊपर हम डिटेल में काम करेंगे जब राउटिंग स्टार्ट करेंगे, कि ये एक बेसिकली सोर्स है। लेट्स सपोज रावलपिंडी में कोई एक डिवाइस लगी हुई है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक राउटर लगा हुआ है। आप एग्जांपल अपने इस राउटर की ले लें, ठीक है। इसके बाद आगे कराची में एक डिवाइस है, उसके साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली दरमियान में आईएसपी होगा और बहुत सारे राउटर्स होंगे, लेकिन हमारा काम होता है अपनी पॉइंट से एग्जिट और एग्जैक्ट ट्रू राउट्स देना, फिक्स राउट्स देना, ठीक है। उसके बाद दरमियान में जो भी काम हो रहा होता है, डेस्टिनेशन को फाइंड करना, और ये सारा काम जो है ना आईएसपी होता है, और आईएसपी बीजीपी के जरिए तमाम तरह चीजों को टैकल कर रहा होता है। हम लोगों ने अभी इस लेवल के ऊपर, अगर आपने सीसीएन लेवल के ऊपर इस चीज को हैंडल करना है, तो वहां पर आप लोगों ने अपने पॉइंट से एग्जिट और नेक्स्ट पॉइंट का एग्जैक्ट रूट आपने ऐड करना है। और उसके अलावा मजीद रूट फिल्टरिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी पॉइंट से आप अपने नेटवर्क के अंदर आने से ट्रैफिक को रोकना चाह रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए फिर आपके पास जो भी काम हो रहा होता है, आपने डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी यूज करनी होती हैं, और अपने कोई फिक्स पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेशन के लिए, और उसके अलावा लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना डायनेमिकली भी पास को सिलेक्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स बैक एंड पे, कोई एल्गोरिथम्स चला के भी। लेकिन ये तमाम तर काम जो हो रहा होता है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा मजीद नेटवर्क लेयर की अगर हम डिटेल्स को डिस्कस करें, जी नेटवर्क लेयर ये आईपी वेरिएंट 4 का हेडर, लेकिन आईपी वेरिएंट 4 हो या फिर आईपी वेरिएंट 6 हो, जो भी हो वो नेटवर्क लेयर ही आपके पास होगी, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे ये काम हो रहा होगा। तो इसमें आईपी वेरिएंट 4 का हेडर भी ऐड हो सकता है, आईपी वेरिएंट 6 का हेडर भी ऐड हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर टीटीएल की बात जो भी होती है ना, जब भी नेटवर्क लेयर की बात होती है, राउटर आपका इन्वॉल्व होता है, तब भी टीटीएल कैलकुलेट होती है, याद रखिएगा। लेयर 3 की फंक्शनलिटी जब ऐड होती है तभी टीटीएल कैलकुलेट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। वो टीटीएल की वैल्यू बताई हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में मुख्तलिफ होती हैं, और ये टू जस्ट नेटवर्किंग, और लेयर 2 और 3 के केस में जो टीटीएल का काम होता है वो जस्ट लूप अवॉइडेंस, उस चीज के लिए टीटीएल को यूज किया जाता है। लेयर 4 चूंकि थोड़ा सा एक इनहेंस कंसेप्ट था, लेकिन बताना जरूरी था आपको कि क्योंकि आप टीसीपी और यूडीपी को जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप जो है ना इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें उसके साथ। अच्छा, आई थिंक मैं फ्लो में आगे चला गया और मैंने यूडीपी को नहीं डिस्कस किया, ऐसा ही है। यूडीपी को थोड़ा सा हम डिस्कस लेते हैं। मैं हाँ बिल्कुल, ये चीज आप साथ चेक किया करें कि कोई चीज मिस ना हो जाए। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मैंने बताया था कि लेयर 4 में दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। तो टीसीपी के बारे में आपको पता चल, सिक्योर है, पैकेट लॉस अगर होता है तो उसमें वापस रिकवरी की जा सकती है, रिट्रांसमिशन होती है, सिक्योरिटी है, इंटेग्रिटी है, फैब्रिकेशन से बचाता है, ये बहुत सारे फीचर्स है उसके। लेकिन एट द एंड एक बात याद रखिएगा, टीसीपी में वो स्लो है, क्योंकि जब इतना ज्यादा चेक्स लगाए जाएंगे किसी भी चीज के ऊपर तो उसकी फंक्शनलिटी स्लो हो जाती है। तो इस वजह से टीसीपी की वर्किंग जो होती है वो स्लो होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके फिर उसके साथ एक और प्रोटोकॉल यूज होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल बेसिकली रीट्रांसमिशन नहीं प्रोवाइड करता, रीट्रांसमिशन की फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड नहीं करता।
और उसके अलावा यूडीपी आप लोग याद रखिएगा, जितनी भी हमारी लाइव कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, वहां पर यूडीपी इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी हमारी कम्युनिकेशन स्काइप के जरिए हो रही है, गूगल मीट के जरिए हो रही है, कुछ लोग हमारे साथ अटैच हैं, तो इनकेस अगर मेरा कोई पैकेट लॉस हो जाता है, कोई बात इनमें से किसी को समझ नहीं आती या कोई बात डिस्टॉर्शन हो जाती है, तो वो पैकेट रिकवर नहीं होगा एट द स्पेसिफिक टाइम, इसी टाइम पे, ठीक है, वो पैकेट लॉस हो जाएगा। अगर उस पैकेट को दोबारा ही अचीव करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो आप लोगों को मुझसे वो इंफॉर्मेशन रिपीट करवानी पड़ेगी। ऐसे ही फोन कॉल पे भी होता है, कोई बात समझ ना आए, पैकेट लॉस हो गया समझ लें, इस बात का ये मतलब होता है, तो वो उसके लिए आप रिपीट। लेकिन मैसेज में अभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को लिखा हो हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे और आगे गालियां लिखी हुई आ जाएं, फिर आप कहें कि हाँ नहीं ये तो गालियां थी, शायद आपने मुझे नहीं दी हो, तो दोबारा इसको रिपीट कर दें। ऐसा तो नहीं होता। या कहते हैं कि कोई दोस्त सच में गालियां दे रहा हो तो कहें नहीं ये टीसीपी एरर है। आप जो है ना, मुझे कहाँ पर, हाँ जब मैसेजेस पे टीसीपी होता है ना मैसेज, तभी तो आपको गालियां नहीं आती, जो कहा जाता है वो वही आता है, ऐसा ही है। तो ये, और यूडीपी में आपके पास लाइव कम्युनिकेशन है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इस तरह की। ये रीट्रांसमिशन नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, इसलिए लेकिन इसका ये एक बेनिफिट ये है कि ये फास्ट होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि डिलेज नहीं आते, ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन मेजर आपने देखा होगा कि टीसीपी ज्यादा उसने यूज किया हुआ है, ठीक है, और टीसीपी ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, आप सामने ये हम कह सकते हैं कि टीसीपी ज्यादा यूज हो रहा है या यूडीपी, डिपेंड अपॉन ओवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। तो ये फिर नेटवर्क लेयर के हवाले से भी हमने डिस्कस कर दिया। ये जो न्यू स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा आज जो है ना आपको बोरिंग भी लगे शायद हमजा, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे करिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग अभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये 7 लेयर्स, आपकी तमाम कम्युनिकेशन, अगर आपने नेटवर्किंग को अच्छी तरह से सीखना है, तो हर जगह पे आपकी इन्हीं लेयर्स का जो है ना डाटा ही ऐड हो रहा होता है। कोई एक बहुत बड़ा नेटवर्क का गुरु भी है, एक्सपर्ट भी है, अभी आप सीसीएन कर रहे हैं, सीसीएनपी करेंगे, सीसीआई लेवल पे अगर इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे, वहां पर भी इन्हीं लेयर्स के अंदर ही बात हो रही होगी। टोपोलॉजीज थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है ना डिफरेंट हो जाएंगी टोपोलॉजिकल लिहाज से, या फिर आप मजीद ये कह सकते हैं इसमें मजीद सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इन्वॉल्व हो जाएगी, मशीन लर्निंग इन्वॉल्व हो जाएगी, लेयर्स यही रहेंगी, उसमें ये होगा फीचर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे आप लोग जो है ना इन लेयर्स को लगती थोड़ी सी बोरिंग है, चूंकि हमारी डेली आम रूटीन में क्लास ऐसे होती है, आपको पता है हम लैब भी करते हैं, प्रैक्टिकल आपके सामने डिवाइसेस पे काम करते हैं। तो अभी पिछले 3 थोड़ा सा ज्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले देखा भी, आपने जब लेयर 2 और लेयर 3 के ऊपर काम किया, तो यही तमाम तर चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं वहां पर। तो इस वजह से इसको मोटिवेशन के साथ जो है ना, ये 2-3 लेक्चर्स जो है थोड़े से थियोरेटिकल हैं, इनको लें, ताकि ऑल ओवर द कोर्स ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जी सुफियान कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब सोर्स से डेस्टिनेशंस मतलब जो पैकेट्स जाते हैं, अगर वो ड्रॉप होते हैं तो इसका जिम्मेदार इंटरनेट होगा ना, नेटवर्क पैकेट्स लेयर। पैकेट्स जब ड्रॉप होते हैं, तो ड्रॉप कहाँ पर होते हैं, क्या मतलब दरम्यान में कहीं पे गुम हो जाते हैं? हाँ जी। तो उसमें आप बिल्कुल आपका क्वेश्चन और साथ हमजा ने भी सवाल पूछा हुआ है, दोनों सेम ही मिलते जुलते हैं। हमजा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है नेटवर्क में लूप मीनिंग। हमजा नेटवर्क में लूप से मुराद ये है कि ये आप एग्जांपल करें, आप इसको सोचें कि ये सोर्स यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक मोबाइल है, और ये डेस्टिनेशन आप देखें सऊदी अरब में बैठे हुए, लेट्स सपोज किसी भी जगह पे अभी, और ये यहाँ पर मैं ये पाकिस्तान में सिस्को में बैठा हूँ, डेस्टिनेशन में हूँ। आपने यहाँ से एक डाटा इंफॉर्मेशन भेजी, इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकल गई, आ गई इस नेटवर्क से, आईएसपी ने भी आगे डिलीवर कर दिया, तो वहां से आगे हवा में तो नहीं उड़ना, जहाज में किसी में बैठ के आ जाएगी, दरम्यान में राउटर्स होंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी। आपको पता है जब भी कम्युनिकेशन होती है तो उसमें 4 मेन उसके जो है ना चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या? एक होती है सोर्स, दूसरी डेस्टिनेशन जो हमने सामने सामने बात कर दी, दरमियान में अब क्या होता है ट्रांसमिशन मीडियम्स एंड प्रोटोकॉल। हम लोग अभी जो देख रहे हैं, जैसे ये प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे, और जो ट्रांसमिशन मीडियम्स,
इनकी और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के दरमियान में वेल्स जो है ना एडजस्टमेंट सेटलमेंट सही होती है, और यही हम नेटवर्किंग वाले बंदों का काम होता है। इन केस हम अगर नेटवर्क में कहीं पर ये मजीद आने वाले ये देखे ना रास्ते थे, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इसके पास मल्टीपल पाथ से, और ये दरमियान में इधर ही जो है ना रोटेट करना स्टार्ट हो गई। लूप का आमतौर पर मतलब ये होता है कि जैसे आपने एग्जांपल बिल्ली की सुनी होगी, उमर साहब ज्यादातर ये एग्जांपल देते होते थे कि बिल्ली आप ने अगर घर में पाली हुई है, आपने उस खाना पीना दिया सारा कुछ, लेकिन आप उसे जान छुड़ाना चाहते हैं, आप जो है ना दूसरे छोड़ के आएंगे, आप घर आएंगे, वो वापस नहीं होता है ना बिल्ली का, फिर आप एक दिन जाएंगे, फिर और मजीद दूर चले जाएंगे, उसको छोड़ के आएंगे, फिर आ जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको इतना दूर छोड़ के आएंगे कि शायद आप खुद रास्ता भूल जाएं, लेकिन बिल्ली फिर भी घर शायद पहुंच जाए। ठीक है, तो लूप्स में भी यही एग्जांपल होती है कि आपको अपना ही पाथ जो है ना, किसी ट्रैफिक को जो है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी पैकेट को अपने डेस्टिनेशन का पाथ भूल जाता है, दरमियान में वो कहीं पर गुम हो जाता है वो पैकेट, और ये चीज बता रही होती है साथ पैकेट सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर टीटीएल की वैल्यू गिर के थोड़ी बहुत गिरे, लेट्स सपोज टोटल टीटीएल से मुराद सोर्स टू डेस्टिनेशन आने वाली डिवाइसेस 128 हैं, और अगर टीटीएल हमें 115 शो हो रहा है, 110 शो हो रहा है, 100 शो हो रहा है, तब भी इट्स ओके। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा 80 70 इतना, चाहे आप यहाँ से अमेरिका भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, टीटीएल हमेशा इतना ज्यादा ये नहीं होते कि सभी डिवाइसेस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज किया जाता है ना, मैंने बताया कि 98% जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, उसका काम ही ये होता है कि ऑप्टिमल पाथ, एक शॉर्टेस्ट पाथ को जो है ना वो चूज करे डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर वो टीटीएल गिरना ज्यादा शुरू हो गई, हम इस चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमारे नेटवर्क में लूप्स आ रही हैं, फिर हम लोग उसके लिए कोई हमारे पास और मजीद आगे इसके मैकेनिज्म्स होते हैं। और अगर वो जीरो हो गई, इसका ये मतलब है कि ये जो नेटवर्क के अंदर लूप जनरेट हो गई है, प्रॉपरली आपका नेटवर्क लूप्स के घेरे में आ गया और आपकी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रही। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लूप्स, नेटवर्क के अंदर लूप्स जनरेट। ठीक है, जैसे आपने अगर आईटी बैकग्राउंड से हैं या कोई कंप्यूटर साइंस का आपने अगर एफएससी लेवल पे पढ़ा है, वहां पर आपने सी प्लस प्लस में लूप्स जनरेट करना पड़ा था। लूप्स में भी यही होता था कि कोई इन्फॉर्मेशन अपने आप को बार बार कितनी दफा रिपीट करती है, हम 100 टाइम लगा देते हैं तो एक ही लफ्ज 100 दफा लिखा हुआ आता है, 200 टाइम करते हैं 200 दफा लिखा हुआ आता है। तो ये लूप्स उसी से बेसिकली कंसेप्ट वही है लूप्स का, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, समझ गए? चलें, गुड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका देखें ना, सबको फायदा होता है। सुफियान, आपकी भी बात क्लियर हो गई? आपका क्वेश्चन? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तमाम तर चीजें थी नेटवर्क लेयर में। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था बेसिकली। नेटवर्क लेयर की हवाले से थ्योरी यही है मैन, के वहां पर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी जो है ना वो अटैच की जाती है आपके पैकेट के साथ। अटैच होती कैसे है? पैकेट को राउटिंग टेबल में ऐड किए कैसे किया जाता है, राउटिंग टेबल बनाया कैसे जाता है, पैकेट को रूट कैसे किया जाता है, ये तमाम तर चीजें अभी हम बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। ठीक है, ये उससे पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया अभी। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर बेसिकली इसको इथरनेट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास मल्टी एक्सेस सेगमेंट जो है ना वो क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर लैन के अंदर इसमें जो डाटा लिंक लेयर की मेजर जो डिवाइसेस होती है ना वो स्विचेस होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस यूज होती है, मेजर आप स्विचेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये वो लेयर होती है जो कि डिवाइसेस के जब पैकेट ओरिजिनेट होता है, असल तो आपका डिवाइस तक हमने पैकेट को पहुंचाना है ना, और डिवाइस ही एग्जीक्यूट करवाना है उस पैकेट को। तो जो बेसिकली डेटा लिंक लेयर ये काम करती है कि चूंकि लैन में डिवाइसेस के अंदर इथरनेट की टेक्नोलॉजी होती है, इथरनेट लेयर भी साथ अटैच होती है, इथरनेट की केबल्स भी अटैच होती हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, लेकिन अप्रोच होती है डिवाइसेस की और नेटवर्क की डायरेक्टली। इस वजह से चाहे वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हो, सब डिवाइसेस को एक्सेस करता है और उनके मैक टेबल को अपने पास स्टोर कर देता है, मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल में ऐड कर देता है। जब भी मैक टेबल में ऐड कर देता है, उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है? जब वो डिवाइसेस में से किसी डिवाइस ने दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा,
तो वो स्विच के पास वो डाटा आएगा, स्विच उसी अकॉर्डिंग वो मैक एड्रेस और वो जो पोर्ट नंबर उसके पास रजिस्टर्ड होगी उसी डेस्टिनेशन के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर हो रही होती है। अब यहाँ पर ये भी ना समझिएगा कि मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होने से ये आईपी का कंसेप्ट ही नहीं है। आईपी का यहाँ पर कौन सी आईपी का कंसेप्ट होता है? प्राइवेट आईपी का। प्राइवेट नेटवर्क जनरेट किया जाता है। पिंग तो हम किसी को मैक एड्रेस की बेस पे नहीं करेंगे, पिंग तो हम आईपी की बेस के ऊपर ही करेंगे ना, पिंग हमेशा आईपी के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आईपी तो लाजमी है ही है ना, वो तो मेजर चीज है, लेकिन उसके साथ साथ आपका मैक एड्रेस यहाँ पर एक्टिव होता है। अब यहाँ पर मैक एड्रेस को ज्यादा डिटेल में एक्सपेंड करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इससे पहले, स्विच से पहले यही काम जो करने वाली डिवाइस थी, जब स्विच नहीं था उससे पहले हब था। ठीक है, हब। अब हब क्या करता था? हब बेसिकली ये करता था, उसके पास कोई ऐसी फिनोमिना नहीं था, इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, ऐसा कोई उसके पास मेमोराइज करने का मैकेनिज्म नहीं था कि वो डिवाइसेस जब उसके साथ कनेक्ट हों तो उनके मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर सके। इस वजह से इसका नुकसान ये था कि जब किसी कोई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को पिंग करना चाहती थी तो हब को पता ही नहीं चलता था ये किस डिवाइस को पिंग करना चाह रहा है। इस वजह से हब वो पिंग की रिक्वेस्ट सबको भेज देता था। फिर तमाम तरह नेटवर्क के अंदर अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट हो जाती थी, सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी थी आपके नेटवर्क के अंदर। तो इस वजह से उसके सोल्यूशन के तौर पर ही जो है ना हब स्विच को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, और अब स्विच के दो तरह के स्विचेस होते हैं, आप याद रखिएगा नेटवर्क के अंदर। जो आप न्यू स्टूडेंट्स आए ना, ज्यादा ये डिटेल्स में इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ क्लासेस मिस की हुई हैं। स्विच में बेसिकली लेयर 2 का स्विच भी होता है और एमएलएस भी होता है। तो इस वजह से हम जब नेटवर्क लेयर के ऊपर बात कर रहे होते हैं वहां पर भी स्विच की बात हो रही होती है और डाटा लिंक लेयर में भी स्विच की बात हो रही होती है, क्योंकि एक स्विच आता है मल्टी लेयर स्विच, उसका ये होता है कि वो स्विच जो है वो लेयर 2 के ऊपर भी ऑपरेशनल होता है, फंक्शनलिटी करता है, यानी लेयर 2 के भी फीचर्स होते हैं, वीलैंस वगैरह, इसके अलावा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाना, ये मैक एड्रेसेस के बेस पे फैसले करना, ये तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर राउटिंग की कैपेबिलिटी भी होती है नेटवर्क के अंदर, और मेजर जो राउटिंग के फीचर्स उससे यूटिलाइज करवाए जाते हैं नेटवर्क के अंदर वो इंटर वीलैन राउटिंग के जो फीचर्स हैं और वो जो फंक्शनैलिटी है वो इससे परफॉर्म करवाई जाती है। क्योंकि आपके जो मेन एग्जिट पॉइंट वाला गेटवे वाला राउटर होता है उसके पास, उसके ऊपर हमने और भी बहुत सारी पॉलिसीज अप्लाई करनी होती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सब इंटरफेस बनाना और लैन की डिवाइसेस को वहां पर भी इंगेज करना और वी लैंस को, उससे ज्यादा बेटर होता है कि हम लोग जो है ना मल्टी लेयर स्विच को साथ अटैच कर लें कोर स्विच के तौर पर, और उससे भी हम लोग जो है ना राउटिंग परफॉर्म करवाएं, और कौन सी वाली? इंटर वी लैन राउटिंग। ठीक है, तो उस वो डिटेल्स फिर आगे वहां से राउटर से होकर एग्जीक्यूट हो सकती है आगे डेस्टिनेशन तक। तो ये तमाम तरह जो चीजें हैं, ये तमाम तरह जो डाटा बात हो रही है आई मैक एड्रेसेस की, ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेयर 2 में डाटा लिंक लेयर में अटैच की जाती है। और ये याद रखिएगा कि हर एक जो है ना लेवल के ऊपर और हर एक लेयर के ऊपर आपके डाटा की अथेंटिक वो जो है ना बेसिकली, जैसे मैंने चेक सम आपको कहा था, ये चीज लाजमी चेक की जाती है कि आपके डाटा की इंटेग्रिटी तो नहीं कहीं कंप्रोमाइज हुई। ये वाला हेडर जो है ना डाटा चेक सम वाला, ये लाजमी आपका नेटवर्क के अंदर चेक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी लेयर पे कोई भी बिट एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बिट लॉस हो सकती है। तो जिस लेयर पे कोई बिट लॉस होगी उसी लेयर के ऊपर उसको वापस रिवर्स कर दिया जाए, तो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर उसकी रीट्रांसमिशन करवाई जाती है। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक वगैरह ऐड होता है, और बाकी मजीद डिटेल्स जो भी हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी लेयर 2 के ऊपर बड़ी सिक्योरिटी फीचर्स आजकल, अभी ये जो जॉब है ये बेसिकली ज्यादा मैंने आपने पढ़ी है ना सबने, तो वो लेयर 2 के लेवल की जॉब है, लेकिन उसमें लेयर 7 तक का आपको जो है ना नॉलेज और तमाम तरह एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। बंदा ने बैठना लैन में ही है, काम सारा एक लोकल एरिया नेटवर्क में करना है। ठीक है, इथरनेट के अंदर, इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन स्विच के अंदर जिस लेवल के आपने जो है ना बेसिकली फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो फीचर्स ऐड करना और वो कॉन्सेप्ट्स आपको लेयर 7 तक की नॉलेज होगी, तो तभी आप वो तमाम तरह चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो डाटा जो सिक्योरिटी चेक्स लगाएंगे, यहाँ पर ये क्यों लगाए जाते हैं मैंने आपको बताया था डिटेल में कि आपके जो नेटवर्क के अंदर जो है ना अटैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंट्रूडर होता है। तो ये यहाँ पर दोनों से बचने के लिए हम लोगों ने ये काम करने होते हैं। इनसाइड इंट्रूडर तो हर चले
अगर आपको नुकसान देने पे आ जाए तो उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए एनॉमली डिटेक्शन आमतौर पर जो ना अप्लाई की जाती है, एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। एनॉमली बेस्ड, एनॉमली का लफ्ज सुना आप से किसी ने? एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन से मुराद ये होती है कि इन केस मैंने ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है इब्रार, इब्रार से तो बहुत कम चांस है ना, बहुत कम एक्सपेक्टेशंस हैं कि इब्रार मुझे धोखा देगा या मेरे नेटवर्क में कोई इसकी कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऐसे ही है जैसे आप अभी आके डिस्कस कर रहे थे कि आप बाहर के लोगों को जिनको नॉलेज है उनको नहीं एक्सेस दे रहे, लेकिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला बंदा उनके ऊपर तो उसको उनको पूरा यकीन है ना, उनको तो एक्सेस दी हुई है तभी, जो कि उनका नेटवर्क देख रहा है। लेकिन आप हो, आप ऑर्गेनाइजेशन का तो पार्ट हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के लिए वल्नरेबिलिटी इस तरह से हो सकते हो और कि आप उनके जैसे, आपसे मुराद आप ही ना समझेगा कोई एक ऐसा बंदा जो कि नेटवर्क का हिस्सा है, जो कि क्रेडेंशियल्स लेना चाहता है, ठीक है, उसके लिए वो कैसे आप बेसिकली नेटवर्क के अंदर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे? इसमें एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन अप्लाई की जाती है। जैसे अबरार है, अबरार का काम है नेटवर्क को देखना, इब्रार तो डेली आएगा, नेटवर्क की एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, कैसे स्विच को एक्सेस करेगा, तमाम तर चीजें इसकी वो नॉर्मल फीचर होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आकिब आता है, आकिब वो उस नेटवर्क, उस डेटा को, वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा, तो आकिब का ऑब्वियसली जो ना वे चेंज होगा, अबरार को नहीं फॉलो कर सकता क्योंकि ये तो रेगुलर वहां का बंदा है, उसका काम है। तो ये जब आपका वहां पर चेंजेस आएंगे आपके एक्सेस में चीजें, तो वो वहां पर आपको डिटेक्ट कर देगा सिस्टम। आजकल इस लेवल के फीचर्स अप्लाई किए जाते हैं और इसके पीछे मशीन लर्निंग यूज होती है। सिस्टम उस बेसिकली आपके जो है ना जो डाटा सेट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। एक बंदा जो जो बिहेवियर है डिश क्या है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है सिग्नेचर बेस्ड जो है ना इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सिग्नेचर बेस्ड से मुराद ये है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कोई अटैक है, कोई वल्नरेबिलिटी है, हमें पता चल गया, उसके बाद हमने प्रिवेंट किया। जैसे वायरसेस आते हैं, उसके एंटीवायरसेस बन जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन वो एंटीवायरस उन्हीं नाउन वायरसेस के लिए बनते हैं। लेकिन जब न्यू वायरस आता है तो फिर क्या होता है, जब तक कि उसका एंटीवायरस नहीं बनता तब तक वो नुकसान कर रहा होता है। ऐसा ही तो एनॉमली जो है अप्लाई हो गई है नेटवर्क के अंदर, तो इससे उस आइडेंटिफाई करके उसको बेसिकली क्या करेगी, प्रिवेंट करवाएगी। तो ये इस लेवल पे जाके आप लोग सोचा करेंगे, दुनिया ने इतनी ज्यादा तरक्की कर दी है। अब आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो ये राउटिंग स्विचिंग बहुत जरूरी है, ये गेटवे है। लेकिन चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपने अपने नॉलेज को सीसीएनए लेवल तक नहीं रखना, इसको मजीद मॉडिफाइड करना है। आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, नेटवर्क के हर एक पार्ट में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट भी साथ यूज किया जा रहा है। जॉब तो आपको सीसीएनए लेवल पे मिल जाएगी, लेकिन आप जब तक अपने आप को जो करें वो मॉनिटरिंग सिस्टम एक कंट्रोलर वन टाइम करेगा, कोई बंदा कोई सिस्टम कोई एडमिनिस्ट्रेटर वो कर रहा होगा, तो आपको रखने की क्या जरूरत होगी? तो आपको ऑब्वियसली अपने आप को इनहेंस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे, तभी आप मार्केट के साथ कम्पीट कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल जब मैंने इंट्रोडक्टरी मोटिवेशनल लेक्चर दिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये लेयर 2 के अंदर बेसिकली जो है वो ये फीचर्स होते हैं और ये चीजें ऐड की जाती हैं। तो उसमें फिर हम लोग जो है ना मजीद डिटेल्स में अगर बताए तो हम एक्सेस कंट्रोल को जो है ना वो लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि हम टेलनेट और एसएसएच की एक्सेस देते हैं किसी डिवाइस को, वो भी लैन के अंदर ही बेसिकली एक्सेस दे रहे होते हैं, लेकिन लैन के अंदर ही नहीं दे रहे होते। ये टेलनेट और एसएसएच की हम लोग जो एक्सेस दे रहे होते हैं, ये बेसिकली कहीं से भी किसी भी रिमोट जगह से आप सेम नेटवर्क में टनल्स क्रिएट करके जो है ना आपके नेटवर्क में अटैच हो सकती हैं। मजीद डिटेल्स जो है ना, एक तो एक डोमेन आप लोगों ने ये सुनी थी कि बस नंबर ऑफ यूजर्स, कहते हैं नंबर ऑफ यूजर्स को एक्सेस देनी है एक टाइम में अपने सिस्टम के साथ। दूसरी नंबर ऑफ जो है ना मजीद डिटेल्स में, आशान आपको भी इस चीज का नहीं आइडिया, किसी को भी नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी रिसेंटली इस चीज का अब पता चला। मैं एक मीटिंग रूम में था, एक इंडियन के कुछ जो है ना रिमोट इंजीनियर्स थे, उनके साथ वो हम 5-7 लोगों को एक
को आईपी असाइन की गई थी और टनल बनी हुई थी। एक यूएस में एक प्रोजेक्ट था, वहां पर बेसिकली एक फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करी थी। वो टनल का और एसएसएच का जो मीनिंग था ना, वो मुझे तब समझ आया। एक तो हम लोगों ने लैन के हद तक, सीसीएन लेवल तक इसका ये काम होता है कि आपके नेटवर्क के साथ बहुत सारी डिवाइसेस अटैच हैं, उनमें से कितने लोगों को आप चाहते हैं कि एक वक्त आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। इस चीज़ में डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। एक काम होता है रिमोटली डिफरेंट वेज, डिफरेंट लोकेशंस में जो टनल्स क्रिएट की हुई हैं आपने अपने नेटवर्क के अंदर, जिनको आपने एक्सेस देनी है, वो कितने लोग एक वक्त में मीटिंग रूम में आए, तो हम 10 से 12 लोग एक ही वक्त में अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर वो जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी देख रहे थे, और वो सारे लोग मिलके फिर अपनी जो जो पॉलिसीज अप्लाई कर रहे थे, सबके मशवरे से वो अप्लाई हो रही थी। तो ये बेसिकली ये भी एक फीचर होता है एडिशनल, आप इसको नोट कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली डिटेल्स आ गई हैं लेयर 2 की। लेयर 2 के हवाले से क्वेश्चन इसमें मजीद को पहले स्टैंडर्ड आईपी होता है, का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी हम लोग बेसिकली अपने लैन कार्ड में जाकर इधर एग्जांपल के आपने कनेक्ट कर दी, फिर आपने लैन कार्ड में जाना है। सुफियान, आवाज सही आ रही है? कोई इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी हो गई? सर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट खराब जा रहा है, लेकिन पता नहीं आवाज कट कट के आ रही है बार बार। हाँ, बस कोई इंटरनेट का इशू है, कह रहे हैं आशान कह रहे हैं, क्योंकि ये आईएसपीज के साथ होते हैं, बता रहे हैं कोई इशू है मेरे ख्याल में, है ना। चलें। ये सर जरा आप इंटरनेट अपना चेक करें ना, कोई और कनेक्ट करके चेक करें, क्योंकि ये हमजा को भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे शक पड़ रहा है कि आपकी तरफ कोई इशू है। एक्सेस खत्म कर देता हूँ। इसके साथ अभी मैं कनेक्टेड हूँ, ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कोई कंजेस्शन है जिसकी वजह से अभी पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी यही है। इस वजह से चलें, अभी आप कंप्रोमाइज़ करें, रिकॉर्डिंग में आए बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ज़्यादा अच्छा आपको बातें समझ आ जाए। हाँ, ठीक है। बुलंदी इकबाल हैं, मौजूद हैं। मैं अच्छा बता रहा था आपको कि डिवाइसेस रखना है तो फिर चेंज एड आप, और उसके बाद ऑब्वियसली इथरनेट ये वाली जो होती है, पहले ये वाली बेसिकली इस लैन कार्ड को शो करवा रही होती है। इसके अलावा ये बाकी वीएम वगैरह और ये अलग लैन कार्ड्स हैं। अब इसके ऊपर आपने बेसिकली जाना होता है, और उसके बाद इसमें टीसीपी आईपी में जाने के बाद यहाँ पर एक तो ऑटोमेटिकली अगर आपने लेना है वो ठीक है, दूसरे यहाँ पर उस सेम नेटवर्क में लेट्स सपोज वहाँ पर था 192.168 से 10, तो यहाँ पर आपको 192.168.10 लाजमी लिखने के बाद आगे बेशक आप कोई भी उस नेटवर्क
नेटवर्क का आईपी असाइन करें सैम नेटवर्क में। इसको कहते हैं सैम नेटवर्क में जाना। अगर किसी को ये बात नहीं पता थी सैम नेटवर्क में जाने से क्या मुराद है, इसको नेटवर्क में जाना। अब दो डिवाइसेस जब एक ही नेटवर्क में होंगी तब भी वो डिवाइसेस एक दूसरे को के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर नेटवर्क के अंदर वीपीएन्स क्रिएट किए गए हैं, टनल्स गई हैं, तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट होता है। प्राइवेट आईपी के जरिए बेसिकली वैन के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है। वहां पर से प्राइवेट आईपी अंदर एक्सपेक्ट हैं मल्टीपल हब एंड स्पोक ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद आप वो स्पेसिफिकेशन भी हमारा पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इस चीज़ को डिटेल में भी देखेंगे कि इन डिवाइसेस को ऊपर किया जाता है, ये जो एपीज होते हैं इनमें कैसे डीएससीपी बनाया जाता है और मजीद क्या क्या कंसेप्ट होते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं इथरनेट लेयर के अंदर। इस इन तमाम ये जो पोर्ट के बारे में आपको बता रहा था, एक पोर्ट से हमारी बात थोड़ी सी निकली आगे बात बढ़ गई। हर एक पोर्ट के ऊपर हम सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे कि लेट्स मैं चाहता हूँ कि पास जो पीसी है उसका जो मैक एड्रेस है उस पोर्ट के साथ मैंने रजिस्टर करवा दिया, और जब भी कोई गड़बड़ करेगा तब सर आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है सर। तो फिर फौरन ये करेंगे खुद ही। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब स्पैनिंग ट्री, वहां उसको वो कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही वो डाउन हो जाएगी फिर अपना डिवाइस जिसका रजिस्टर्ड है, फिर हम लोग जब तक अहमद मुझे नहीं कहेगा मैं देंगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के मेरी पोर्ट डाउन है, मैं फिर जाऊंगा वहां पर डिटेल्स मेरे पास शो हो जाएगा कि ये इसने कोई वल्नरेबिलिटी थी नेटवर्क के अंदर। फिर वो मैं इससे पहले इन्वेस्टिगेट करूंगा, उसके बाद जो है ना उसको पोर्ट। तो ये इस लेवल की सिक्योरिटी अभी हम पढ़ेंगे और ये इसी में आपको सीसीएनएमई सिखाई जाएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं, मिनट हम अब चेक करें। अब आवाज बेहतर आ रही है, मैंने माइक ऐड किया हुआ था, माइक के साथ आवाज पहले बेहतर आ रही होती थी। देखिए आपको इम्प्रूवमेंट हुई है या सही है? सर सेम प्रॉब्लम चल रही है आपकी। आप इस क्लास के बाद जो है ना सर बताइए। इंटरनेट अपना चेंज कर लें। चलें ठीक है, बस काफ़ी है। हम एक क्लास और कर लेंगे आई थिंक, कोई ऐसी बात नहीं है, चूँकि बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना चीज़ें, मज़ीद इसमें मज़ीद कल की क्लास में मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे कुछ और आज नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो एक क्लास और करेंगे, लैब भी हम लोग करेंगे इसकी OSI मॉडल की। तो आज के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। आप लोग थ्योरी वाले टॉपिक में बंदा बोर हो जाता है, प्रैक्टिकल साथ चल रहा हो तो वो इंटरेस्टेड रहता है। ऐसा ही है, ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे ना OSI मॉडल से? हाँ, ये क्योंकि जो है ना OSI मॉडल में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर हो जाते हैं। आप लोग क्लास ये ज़रा दोबारा से सुनिएगा, देखिएगा, रिकॉर्डिंग में भी ऐसा इशू आएगा और फिर मुझे फीडबैक बताइएगा। और अगर आपको ये बातें सही क्लियर नहीं हुई तब भी मुझे बता दीजिएगा पर्सनली, तो फिर मैं इस क्लास को थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा। और वैसे भी थोड़ा सा इस हमने छोड़ दिया इस क्लास का, जो कि नेक्स्ट क्लास में हमने वैसे भी करना था। ये क्लास हम लोग करेंगे, एक क्लास और OSI मॉडल पर, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना अपनी स्विचिंग के रिमेनिंग टॉपिक्स करने के बाद राउटिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ठीक है, टेक केयर जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अब हम सोचते हैं कि सीनियर क्लास हमने करवानी है या नहीं करवानी, क्योंकि इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है।